आज हम लोग फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का डायबिटीज़ मेलाइटस टॉपिक पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ये जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। डायबिटीज़ मेलाइटस में मेनली जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से हम लोग को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में कैसे क्या होता है पहले ये हम जान लेते हैं। जब हम कुछ भी खाते हैं तो फूड में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में ये सर्कुलेट होता है। उसके बाद इंसुलिन की प्रेजेंस से, इंसुलिन की मदद से हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं ये उन ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पढ़ लेते हैं पहले डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर caused by hyperglycemia, glycosuria, hyperlipemia एंड कीटोनीमिया। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये ड्यू टू होता है हाइपरग्लाइसीमिया के कारण। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर का मतलब कि ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइकोस्यूरिया, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, स्यूरिया मीन्स यूरिन। यानी कि जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। तो ग्लाइकोस्यूरिया में भी इसका जो कारण है वो ग्लाइकोस्यूरिया भी हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। और कौन सा कारण है? हाइपरलिपीमिया। हाइपरलिपीमिया जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फैट्स और लिपिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसी कंडीशन को हम हाइपरलिपीमिया कहते हैं। कीटोनीमिया, जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन में कीटोन बॉडीज़ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को कीटोनीमिया कहते हैं। कीटोन बॉडीज़ का यूज़ क्या है? कीटोन बॉडीज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब भी हम फास्टिंग होते हैं या फिर स्टार्वेशन होता है, इस टाइम पर हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में क्या क्या होता है? हमारी बॉडी में अलग अलग कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग द फास्टिंग, जो हमारा जिस टाइम फास्टिंग पे होते हैं उस टाइम जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 80 to 180 होता है। बिफोर मील, खाने से पहले जो है वो 100 to 180 mg होता है। 1 to 2 आवर आफ्टर मील, 1 से 2 घंटे बाद खाना खाने के बाद ये 180 के आसपास हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस मेनली दो टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि ऐसी डायबिटीज़ की कंडीशन जिसमें इंसुलिन के कारण जो डायबिटीज़ हमको होएगी उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन या हमारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो
टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारी बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करता है, पैनक्रिएटिक इसलेट्स का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इंसुलिन का सेक्रीशन हमारे बीटा सेल्स से होता है। इंसुलिन का सेक्रीशन हमारे बीटा सेल्स से होता है। बीटा सेल्स हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहती हैं। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल इंसुलिन लेवल आर लो और वेरी लो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के कारण हमारे बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं या फिर इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। देयर इज़ नो लॉस और मॉडरेट रिडक्शन इन द बीटा सेल मास। इसमें क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इसमें बीटा सेल्स का रिडक्शन नहीं होता है, यानी कि बीटा सेल का रिडक्शन नहीं होता है, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपर बनती रहती है। इंसुलिन इन सर्कुलेशन इज़ लो, नॉर्मल और इवन हाई। इंसुलिन जो होती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वो लो भी हो सकती है, नॉर्मल भी रहती है, कभी कभी क्या है इंसुलिन हाई भी होती है, क्योंकि ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस है जो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है। यानी कि अगर हमारा हाई इंसुलिन लेवल भी होगा तो ऐसी कंडीशन में भी ये हमको डायबिटीज़ हो सकता है। वो कैसे होता है वो अभी हम आपको आगे इसके मैकेनिज्म में बताएंगे। ओवर 90% केसेस आर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो अधिकतर जो डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस देखे गए हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं, और इसमें 90% केसेस जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं और रिमेनिंग 10% टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं। तो हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि ऐसी डायबिटीज़ जो कि पूरी तरह से इंसुलिन पर डिपेंड है, यानी कि अगर इंसुलिन की कमी हो रही है तो ऐसी इंसुलिन की कमी से होने वाली जो डायबिटीज़ है उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो उसमें कैसे क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप लोग को तो पता ही है कि हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं उन बीटा सेल्स से ही इंसुलिन का सेक्रीशन होता है, और यही इंसुलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफ़र करके उसका यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी फॉर्म बनाते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जब हम कुछ भी फूड लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज जो प्रेजेंट रहता है वो क्या है, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो कुछ अदर सब्सटेंस बनाएगा, साथ ही साथ ग्लूकोज भी बनाएगा जो कि फर्दर हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र होगा। तो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र होने के बाद इसको टिश्यू पर बाइंड होना है। ये जो सेल देख रहे हैं आप नीचे, ये गोल गोल ये टिश्यू है, तो इसको टिश्यू पर बाइंड होना है। टिश्यू पर बाइंड हो गए उसके बाद ही ये फर्दर आगे फॉरवर्ड होगा। तो जब हमारा पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है कि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, और जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या है, यहाँ पर इंसुलिन प्रेजेंस नहीं होगी। यहाँ पर जब प्रेजेंस नहीं होगी इंसुलिन तो क्या है, ग्लूकोज की एंट्री जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है वो भी टिश्यू पर एंट्री उसकी नहीं हो पाएगी। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स के अंदर इंसुलिन एंटर नहीं कर पाएगा। एक बार फिर से हम इस प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं। जब भी हम कुछ फूड लेंगे तो फूड लेने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस से ये फर्दर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जो कि हमारे ये ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी बॉडी जब एकदम हेल्दी है, डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारे पैनक्रियाज से जब पैनक्रियाज के बीटा सेल से जो इंसुलिन का सेक्रीशन होता है वो इंसुलिन
हमारे रिसेप्टर पर जाकर, जो सेल के ऊपर प्रेजेंट जो रिसेप्टर होता है उस पर जाकर बाइंड होती है। इंसुलिन की प्रेजेंस के कारण ही ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर एंटर कर पाता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है कि इंसुलिन की ही कमी हो जा रही है, और जब इंसुलिन की कमी हो जा रही है तो इंसुलिन आपका सेल पर प्रेजेंट रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा। अब जब बाइंड नहीं होगा तो क्या है कि ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर नहीं हो पाएगी, और जब ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी सेल के अंदर तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाएगा। ये तो मैकेनिज्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का। अब हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में देख लेते हैं। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की कमी नहीं होती है, यानी कि कभी कभी देखा गया है कि कभी कभी ये लो हो जाता है इंसुलिन का लेवल, या कभी नॉर्मल रहता है, या कभी कभी इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा भी हो जाता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में। लेकिन उसके बाद भी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि जब भी हम कोई भी फूड लेंगे तो उसमें जो प्रेजेंट ग्लूकोज होगा वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारा कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज हमारा क्या है, ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेशन होगा। अब ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेशन के बाद में ये ग्लूकोज हमारे सेल पर जाकर सेल में एंटर होना है, जिसके कारण इस ग्लूकोज का यूटिलाइज हो सके। उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसुलिन क्या है, इधर वाल हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल से क्या है, सफिशिएंट इंसुलिन सेक्रीशन हो रहा है। इंसुलिन का देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सेक्रीशन यहाँ पर प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद क्या है, इंसुलिन का प्रॉपर सेक्रीशन होने के बाद भी ये क्या है, ये जाकर सीधे रिसेप्टर से बाइंड होगा नॉर्मल कंडीशन में, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज सेल से यूटिलाइज हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो गया। लेकिन नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन जिस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है वो रिसेप्टर ही नॉन रेस्पॉन्सिव रिसेप्टर हो जाते हैं। यानी कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है इस टाइप से, ये रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो गया है, इस तरह से पूरा बंद हो गया है, जिसके कारण क्या है कि इंसुलिन इस रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये नॉन रेस्पॉन्सिव रिसेप्टर है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है ये ब्लॉक हो गया है। अब जब ब्लॉक हो गया है तो इंसुलिन इस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं होगा। अब जब इंसुलिन बाइंड नहीं होगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट ग्लूकोज सेल में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, और सेल में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो इसके कारण क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा और डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन हो जाती है। अब हम लोग बेसिक कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, दोनों देख लेते हैं। तो इंसुलिन प्रोडक्शन फर्स्ट है, इंसुलिन प्रोडक्शन। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में बॉडी इज़ नॉट इन कंडीशन टू मेक सफिशिएंट इंसुलिन। इसमें क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट में है, यानी कि इसमें क्या है कि हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का सेक्रीशन नहीं कर पाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। और जबकि नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन का सफिशिएंट प्रोडक्शन होता रहता है। स्टेटस ऑफ बीटा सेल, दोनों में बीटा सेल का क्या स्टेटस होता है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट में डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में जो हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल प्रेजेंट्स रहती हैं जिनके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उनमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं,
जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पाता है। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में नो लॉस और डिस्ट्रक्शन इन बीटा सेल। तो टाइप 2 में क्या है कि हमारे बीटा सेल्स में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई भी लॉस नहीं होता है। कॉजेस, तो कॉजेस क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि हमारी बॉडी सिस्टम को फ़ौरन समझने लगती है और हमारी अगेंस्ट वर्क करने लगती है। इसी के कारण ही बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जबकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में जो मेन कॉजेज़ हैं वो है एबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्लूकोज रिसेप्टर, यानी कि जो ग्लूकोज के जो रिसेप्टर्स हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी होने के कारण होती है कि ग्लूकोज उन रिसेप्टर पर जाकर सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं हो पाता है। साथ ही साथ सेकेंड है रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ पेरीफेरल टिश्यू फॉर इंसुलिन। जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो पेरीफेरल टिश्यू होती हैं उनमें इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण भी ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। थर्ड कॉज है इसका एक्सेस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स। अगर हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट है इंसुलिन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ में मेन क्या है कि केवल इंसुलिन की कमी है, तो इसके ट्रीटमेंट भी क्या है कि केवल इंसुलिन ही हम किसी बाहरी सोर्स के थ्रू इंसुलिन लेंगे, जिसके कारण ये ट्रीट होगा। और टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। इसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं जो कि इन तीनों कंडीशंस को सही कर देते हैं। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो पहला सिम्टम्स है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ईटिंग, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पॉलीयूरिया यानी कि बार बार यूरिन का आना। पॉलीडिप्सिया यानी बार बार प्यास का लगना। ब्लड विज़न, साथ ही साथ अगर हाई इंसुलिन लेवल हो जाता है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है तो उसके कारण ब्लड विज़न भी होने लगता है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है कि हमारे आँखों के आसपास ग्लूकोज के पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। आसपास ग्लूकोज के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज़ मेलाइटस में हमको बहुत ज़्यादा थकावट लगती है और हमारे घाव भी बहुत देर से भरते हैं। साथ ही साथ जो इसका साइन है वो है हमारे जब भी यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, यूरिन एक्सक्रीट होती है तो उसके आसपास हमको चींटियाँ दिखाई देती हैं। इंसुलिन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय बेंटिन एंड बेस्ट। इंसुलिन 1921 में बेंटिन और बेस्ट के थ्रू डिस्कवर की गई। इंसुलिन 2 चेन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है। इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ए चेन में 21 जबकि बी चेन में 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। इंसुलिन का जो मॉलिकुलर वेट है वो 6000 है। पोर्क इंसुलिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होमोलॉगस होती है। होमोलॉगस यानी कि सिमिलर, मिलती जुलती होती है ह्यूमन की इंसुलिन से टू ह्यूमन इंसुलिन देन बीफ इंसुलिन। जबकि बीफ इंसुलिन जो है वो थोड़ा कम मिलती जुलती है ह्यूमन इंसुलिन से। इंसुलिन इज सिंथेसाइज इन द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक इस्लेट्स। इंसुलिन का जो हमारा सिंथेसिस होता है वो बीटा सेल्स का होता है और बीटा सेल्स हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाटिक इस्लेट्स में। पैनक्रियाज हैव 4 सेल्स, अल्फा, बीटा, गामा एंड पीपी सेल्स। तो 4 टाइप की पैनक्रियाज में सेल प्रेजेंट रहती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और पीपी सेल। तो इंसुलिन का सेक्रेशन इसी बीटा सेल से होता है। अल्फा सेल्स हैव 25% ऑफ द islet सेल मास
अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो 25% जिसमें कैरी करती हैं इस सेल मास का। इट सेक्रेट ग्लूकागॉन, और ये ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करती हैं। बीटा सेल सेक्रेट्स इंसुलिन, जबकि बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का सेक्रेशन करती हैं। गामा सेल्स सेक्रेट सोमैटोस्टैटिन 5 to 10%। गामा सेल्स क्या करती हैं, वो सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन करती हैं। पीपी सेल्स सेक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेक्रेट करती हैं। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो सोमैटोस्टैटिन होता है जो कि हमारी गामा सेल से सेक्रेट होता है, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के इन दोनों के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। ग्लूकागॉन इवोक्स रिलीज ऑफ इंसुलिन एज वेल एज सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन को सेक्रीशन को बढ़ा देता है। इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकागॉन सेक्रीशन। इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकागॉन सेक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। यही तीनों पॉइंट्स अब हम लोग डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें बीटा सेल है, बीटा सेल जो कि इंसुलिन का सेक्रीशन कर रही है। अल्फ़ा सेल हैं जो कि ग्लूकागॉन का सेक्रीशन कर रही हैं, और डी सेल हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन का सेक्रीशन कर रही हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स बने हुए, नेगेटिव बना हुआ है, साथ ही साथ कुछ प्लस पॉइंट्स बने हुए हैं। तो देख लेते हैं यही सेम चीज़। इसमें जैसे दिखाया हुआ है कि सोमैटोस्टैटिन जो हमारी गामा सेल्स हैं उनमें से जिसमें जो प्रेजेंट जो सोमैटोस्टैटिन है वो इंसुलिन के सेक्रीशन को साथ ही साथ ग्लूकागॉन के सेक्रीशन को इनहिबिट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं। और जो हमारे ग्लूकागॉन हैं जो कि अल्फ़ा सेल से सेक्रीट हो रहे हैं, वो इंसुलिन के सेक्रीशन को साथ ही साथ सोमैटोस्टैटिन के सेक्रीशन को बढ़ा दे रही हैं। बीटा सेल क्या कर रही है, बीटा सेल यानी कि इंसुलिन, बीटा सेल्स ग्लूकागॉन के सेक्रीशन को इनहिबिट कर दे रही हैं। यही तीनों चीज़ें ये आपको डायग्राम्स की हेल्प से ये आप देख सकते हैं। In basal condition, about 1 unit insulin is secreted per hour, while after meal it increase up to 6 unit per hour. बेसल कंडीशन में हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का सेक्रेशन होता है 1 यूनिट इंसुलिन सेक्रीट होता है हर घंटे, जबकि खाना खाने के बाद ये 6 यूनिट पर आवर हो जाता है। तो इसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है, जब हम कुछ भी फूड लेते हैं तो फूड कन्वर्ट होता है और मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज होकर ये उसमें प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है। ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेशन के बाद में जो हमारी पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं, उन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन का जो सेक्रीशन होगा, वो इंसुलिन का सेक्रीशन हमारे सेल्स पर जाकर बाइंड होगा। सेल्स पे बाइंड होने के बाद में ये ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को एडॉप्ट करेगा, साथ ही साथ उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नेचुरल इंसुलिन इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ प्री प्रो इंसुलिन। हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन का जो सिंथेसाइज होती है वो प्री प्रो फॉर्म में होती है। जो प्री प्रो फॉर्म इंसुलिन का होता है वो क्लीव्ड होने के बाद में प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। प्रो इंसुलिन फर्दर इंसुलिन में कन्वर्ट होती है। अब हम देख लेते हैं कि जब हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल होता है तो कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल होता है तो क्या होगा, शुगर का लेवल ज़्यादा है अगर, तो क्या है कि इंसुलिन का जो सेक्रीशन है वो बढ़ेगा।
इंसुलिन का सेक्रेशन कैसे बढ़ेगा? हमारे पैनक्रियाज से बढ़ेगा। पैनक्रियाज में प्रेजेंट जो बीटा सेल्स होंगी वो इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा देंगी। इंसुलिन का जब सेक्रेशन होगा तो ये फर्दर स्टिमुलेट कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो उसका भी फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजन का जब फॉर्मेशन बढ़ेगा तो लीवर के थ्रू ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंसुलिन का लेवल अपने आप ही डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एक और भी चीज़ है कि जब इंसुलिन का सेक्रेशन होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल टिश्यू में जो यूटिलाइज होंगी तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर से फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। लो ब्लड शुगर लेवल में क्या होगा? लो ब्लड शुगर जब भी हमारे बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल होगा तो ये प्रोमोट करेगा ग्लूकागॉन के रिलीज़ को। ग्लूकागॉन के रिलीज़ को प्रोमोट करेगा, जिसके कारण क्या है कि पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन का सेक्रीशन होने लगेगा। ग्लूकागॉन का जब सेक्रीशन होगा तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हमारे लीवर में होगा। लीवर में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमको ग्लूकोज मिल जाएगा, और जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो उसके कारण हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का हम यूज़ नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास की ड्रग है वो है इन्हेंस इंसुलिन सेक्रीशन, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि इंसुलिन के सेक्रीशन को बढ़ा देती हैं। इसमें भी फर्दर क्लासेस हैं, जिसमें से पहला है पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर। ये फर्दर डिवाइड है सल्फोनाइल यूरिया में। सल्फोनाइल यूरिया में जो ड्रग्स हैं वो टॉलब्यूटामाइड, ग्लिपेनक्लामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड और ग्लिमेप्राइड हैं। जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की सेकेंड क्लास की ड्रग है वो है, उसको डिवाइड किया गया है मैग्लेटिनाइट और फेनिल एलानिन एनालॉग्स में, जिसमें ड्रग्स हैं रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स भी हम यूज़ करते हैं। इनमें ड्रग्स हैं सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। सेकेंड जो ड्रग है जो हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग यूज़ करते हैं वो है ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर देंगी और वापस पुराने फॉर्म में ले आएंगी। तो इसमें हम बिगुआनाइट्स यूज़ करते हैं जो कि एएमपी के एक्टिवेटर होता है। इनमें जो ड्रग्स हैं वो मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन है। इसकी सेकंड जो है वो थायाजोलिडीन डायोन्स हैं। ये इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो पियोग्लिटाजोन है। थर्ड क्लास की जो ड्रग है वो रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है। इनमें जो ड्रग हैं वो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स आती हैं, ए कार्बोस, मेग्लिटॉल और वॉग्लीबोस। और मिसलेनियस ड्रग्स में हमारी अमाइलिन एनालॉग आती हैं, जिनमें ड्रग है प्रेमलिनटाइड। मिसलेनियस में हम लोग डोपामिन D2 एगोनिस्ट भी यूज़ करते हैं, जिनमें ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन। साथ ही साथ सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रास्पोर्ट 2 इनहिबिटर्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। इनमें ड्रग है डेपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन। अब हम लोग सल्फोनाइल यूरियाज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज में हमारी जो ड्रग्स आती हैं वो हैं टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड और ग्लिमेप्राइड। ये सारी ड्रग्स आती हैं हमारी सल्फोनाइल यूरियाज में। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से ये एक्शन करती हैं। तो पहला पॉइंट है सल्फोनाइल यूरिया इंक्रीजेज द इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। जो हमारी जो सल्फोनाइल यूरियाज होती हैं वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा देती हैं।
सल्फोनाइल यूरिया बाइंड टू अ स्पेसिफिक सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर located on the pancreatic beta cell membrane and evoke a brisk release of insulin. सल्फोनाइल यूरिया एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होती हैं जिसको हम सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर या फिर SUR1 भी कहते हैं, जो कि हमारे पैनक्रिएटिक बीटा सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण तेजी से इंसुलिन का सेक्रेशन हो पाता है। सल्फोनाइल यूरिया ब्लॉक्स पोटेशियम ATP चैनल एंड कॉजेज डीपोलराइजेशन। जो सल्फोनाइल यूरियाज होती हैं वो पोटेशियम ATP चैनल को ब्लॉक कर देती हैं और जिसके कारण डीपोलराइजेशन होता है। दिस प्रोड्यूसेस ब्लॉक इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम, जिसके कारण पोटेशियम का इफेक्ट्स ब्लॉक हो जाता है। साथ ही साथ ओपन्स अप द वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल, और जिसके कारण कैल्शियम डिपेंडेंट जो चैनल्स होते हैं उनको वोल्टेज डिपेंडेंट जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। कैल्शियम मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, जिसके कारण कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव होने लगता है। देन इंसुलिन इज रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, जिसके कारण इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर सेक्रीट होने लगती है। अब हम लोग इस डायग्राम की मदद से हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं सल्फोनाइल यूरिया का। तो इसमें पहले क्या है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर करता है हमारी बीटा सेल्स के अंदर, तो ये एंटर करेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू ग्लू T2 रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू ये ग्लूकोज एंटर करता है। ये ग्लूकोज फर्दर ग्लूकोकाइनेस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में। 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होने पर माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी के फॉर्म में इसे यूज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया फर्दर ATP और ADP, इन दोनों का ATP और ADP में कन्वर्ट होता है, फॉर्मेशन करता है ATP ADP का। ATP और ADP ये दोनों पोटेशियम का सेल के बाहर एक्सक्रीशन करते हैं। तो पोटेशियम जब अगर सेल के बाहर चला जाएगा तो इंसुलिन का रिलीज़ होना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो कैल्शियम इस सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रिसेप्टर पर जहाँ से ये पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो ये पोटेशियम चैनल है यहाँ पर जिसके थ्रू ये पोटेशियम बाहर जा रहा है सेल के, तो हम सल्फोनाइल यूरिया देते हैं जो कि इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने के कारण ये पोटेशियम सेल के बाहर नहीं जा पाएगा। अब जब सेल के बाहर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर इस सेल के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम ब्लॉक्ड, यानी कि पोटेशियम क्या है, बाहर निकल नहीं पाएगा। और जब पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा तो उसके कारण ओपन्स अप वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स, जिसके कारण क्या है, ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने पर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और कैल्शियम के एंटर करते ही हमारा जो इंसुलिन है वो सेक्रीट होने लगेगा, रिलीज होने लगेगा। अब हम लोग मेटफॉर्मिन का मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो मेटफॉर्मिन हमारी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग की बिगुआनाइड ग्रुप्स की ड्रग है। ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है, कम कर देती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, सप्रेस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोज आउटपुट फ्रॉम लीवर द मेजर एक्शन। जो मेटफॉर्मिन है वो क्या करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस कर देती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू और जेनेसिस मतलब जनरेशन, बनाना, यानी कि नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने से रोकती है। सेकेंड, इनहेंस इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल इन मसल एंड फैट।
साथ ही साथ ये इंसुलिन के थ्रू होने वाला जो मसल्स और फैट में जो ग्लूकोज का जो डिस्पोजल है उसको बढ़ा देती है, यानी कि हमारे मसल्स और फैट ग्लूकोज को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। थर्ड, रिटार्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अदर हेक्सोजेस अमीनो एसिड एंड B12। साथ ही साथ जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ अदर कंपोनेंट जैसे कि हेक्सोज अमीनो एसिड और B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये रिटार्ड कर देता है। फोर्थ, इंटरफेयर विथ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन एंड प्रोमोट पेरीफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय इन्हेंसिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। मेटफॉर्मिन क्या करता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में इंटरफेयर करता है। इसके इंटरफेयर होने के कारण ये प्रोमोट करता है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बाय द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। एक्शन 3-4 अपीयर टू कंट्रीब्यूट लिटिल टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट। जो एक्शन 3 और एक्शन 4 है ये दोनों बहुत ही लिटिल कंट्रीब्यूट करते हैं इस थेराप्यूटिक इफेक्ट में। मेन जो है इफेक्ट जो मेटफॉर्मिन का ये 0.1 और 0.2 है। 0.1 यानी कि ये हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करता है, यानी कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो हमारे लीवर में होता है उस ग्लूकोज के फॉर्मेशन को ये सप्रेस कर देता है। और सेकंड जो मेन एक्शन इसका है वो है इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल इन मसल एंड फैट, यानी कि हमारी मसल्स और फैट में जो इंसुलिन के थ्रू जो होने वाला जो ग्लूकोज का डिस्पोजल है उसको बढ़ा देता है। तो हम लोगों ने ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पढ़ ली हैं। अब इंसुलिन की भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में हम लोग डायरेक्टली इंसुलिन लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप की इंसुलिन होती हैं जिनको हम यूज़ में करते हैं, तो इसमें सबसे पहली है रैपिड एक्टिंग। इनमें जो इंसुलिन है वो इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लोलिसिन है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है रेगुलर और सॉल्युबल इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसे हम लेंटे इंसुलिन भी बोलते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रल प्रोटामीन हेजिडॉन NPH से बोलते हैं, आइसोफेन इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमारी इंसुलिन ग्लारिगिन, इंसुलिन रेडिमिर और इंसुलिन डेग्लूडेक आती है। साथ ही साथ हम कुछ इंसुलिन के मिक्सचर्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 20 to 50% रेगुलर रैपिड एक्टिंग एनालॉग विद 50 to 80% NPH एनालॉग लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग। इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं 20 to 50% रेगुलर और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, साथ ही साथ उसमें 50 to 80% NPH एनालॉग भी यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग है। अब हम लोग इंसुलिन का मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इंसुलिन क्या क्या करता है ये देख लेते हैं। इंसुलिन इनहेंस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन स्केलेटल मसल। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में बढ़ा देता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स में। सेकंड, इंसुलिन इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। साथ ही साथ इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को फैट प्रोटीन और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने से रोकता है। इंसुलिन प्रिवेंट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन द लीवर। साथ ही साथ इंसुलिन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने से भी रोकता है। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ये फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी रोक देता है। लास्ट, इंसुलिन प्रोमोट्स द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द स्केलेटल मसल। साथ ही साथ इंसुलिन ग्लूकोज का स्केलेटल मसल में जो यूटिलाइजेशन है, यानी कि हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगी। ये सब चीज़ें इंसुलिन के कारण ही होता है, जो कि इंसुलिन इसको बढ़ा देती हैं।